हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। ठीक है, यानी कि आरओई की। इसका क्या मतलब होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स। ठीक है, तो इसको मैं अपने लास्ट एग्जांपल से, स्नैक मैन्युफैक्चर वाले एग्जांपल से रिलेट करने जा रहा हूँ। आप उसको भी देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, हम नमकीन बनाते हैं, जैसे कि हल्दीराम लेज। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने 10 करोड़ रुपये इक्विटी लगाई। ठीक है, हमारा EBIT कितना था? 3 रुपये पर पैकेट। ठीक है, डेट हमारी जीरो है इस केस में, हम मान लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डेट हमारा जीरो हो गया, तो EBT कितना आ गया? 3 ही आ गया। लेस करेंगे इसमें से टैक्स। ठीक है, 25%, यानी 0.75 लेस कर देंगे तो कितना आ गया? 2.25 हमारा EAT आ गया। अब ये आ गया 2.25 जो है हमारा, ये पर पैकेट आ गया EAT। 1 करोड़ हमने सेल की थी पैकेट्स की, यानी कि 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे तो कितना आ गया? 2.25 करोड़ हमारी नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 10 करोड़। तो आरओई कितना हो गया? 2.25 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 करोड़, यानी कि 22.5% हमारा आरओई आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया केस 1। अब नेक्स्ट ईयर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स की। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, इस चीज़ का डिफरेंस होता है नेट प्रॉफिट का। जैसे हमारा फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में जो इक्विटी शेयर कैपिटल लगाई वही हमारा इक्विटी शेयरहोल्डर फंड बन गया। पर जैसे अब हमने साल भर काम करके प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 2.25 करोड़ का, तो अब 2.25 करोड़ रुपए क्या है? वो किसके लिए? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। तो जब हम नेक्स्ट ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? हम 10 करोड़ हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस 2.25 करोड़ हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, यानी कि 12.25 करोड़ हमारी जो हो गई वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स हो गई। ठीक है, अब मान लो हमने 1 करोड़ का डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स क्या हो गई? 11.25 करोड़ रुपये। ठीक है, तो इस साल हमारा मान लीजिए नेट प्रॉफिट हुआ है हमारा, EAT हमारा कितना आ रहा है? 2.5 करोड़। तो अब हम दोनों केसेस में निकाल लेते हैं, जब डिविडेंड दिया और डिविडेंड नहीं दिया तो हमारा आरओई कितना आया। तो जब डिविडेंड नहीं दिया तो आरओई कितना हो गया? 2.5 करोड़ डिवाइड बाई 12.25 करोड़, यानी कि 20.41%। और डिविडेंड दे दिया 1 करोड़, तो 2.5 करोड़ डिवाइड बाई 11.25 करोड़ इज इक्वल टू 22.22%। ठीक है, हमारा आरओई आ गया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रिटेन अर्निंग्स की। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, फर्स्ट ईयर में हमने 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे। ठीक है, 1 करोड़ डिविडेंड दे दिया और जो 2.25 करोड़ बच गया वो थी हमारी रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? ये वो हिस्सा है हमारे नेट प्रॉफिट का जो कंपनी ने री इन्वेस्ट कर लिया फॉर द ग्रोथ पर्पजेस। ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो EPS क्या होता है? EPS इज इक्वल टू होता है डिविडेंड पे आउट प्लस रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो हम अपने सेकंड केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने लास्ट एग्जांपल को चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ईयर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 10 करोड़ थी। अब हम मान लेते हैं कि हमने 10 करोड़ रुपए डेट भी उठा रखी थी एट द रेट 10%। ठीक है, EBIT हमारा कितना था? 3 था। ठीक है, लेस करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, 1 थी, है ना, 1 आ गई हमारी 10 करोड़ का एट द रेट 10% था, 1 करोड़ हो गई ना, 1 हो गया। तो वो लेस करके हमारी कितने गई? 2 हमारी आ गई EBT में से 25% टैक्स लेस करेंगे 0.5, यानी कि EAT हमारा कितना आ गया? 1.5 पर पैकेट। अब 1.5 पर पैकेट को 1 करोड़ पैकेट हमने बेचे थे, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1.5 करोड़ हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब 1.5 करोड़ नेट प्रॉफिट को डिवाइड करो 10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल से, तो हमारा 15% आरओई आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थर्ड केस की अपने। ठीक है, अब इस केस में मान लीजिए हम थर्ड ईयर में आ गए। ठीक है, 2 साल हमने बिजनेस चला लिया, अभी भी डिमांड बहुत है। ठीक है, तो उस डिमांड को कैटर करने के लिए वी नीड फंड्स, तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी एट द रेट 10%। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करने से क्या था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स जो है डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए हमने हमारा इस साल का EAT जो है 3.5 करोड़ है। ठीक है, अब ये जो EAT है ना, ये अब अवेलेबल नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए फिलहाल। इसमें से लेस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा, यानी कि
10 करोड़ का 10% यानी 1 करोड़ रुपये माइनस करेंगे इसमें से, तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करने के बाद क्या आएगा, 2.5 करोड़ हमारा जो है वो आएगा EAE, यानी कि वो होगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, तो हमारा ROE का फॉर्मूला इस समय अब क्या बन गया, EAE डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स। ठीक है, ये केवल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में होता है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड EAE बिकम्स EAT। ठीक है, अब इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स निकालते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयरहोल्डर फंड्स क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, फ्री रिजर्व को क्या कहेंगे हम, कि जो हमारे हर साल के प्रॉफिट्स है ना उनको जोड़ दें, तो हमने उसको एक नाम दे दिया फ्री रिजर्व्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने 2.25 करोड़ प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, 1 करोड़ हमने क्या किया, डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो 2.25 करोड़ तो वो हमारा नेट प्रॉफिट है, वो प्लस 2.5 करोड़ हमने सेकेंड ईयर में कमाया, उन दोनों को जोड़ दो, यानी कि फ्री रिजर्व में हमारा कितना पैसा आ गया, 3.75 करोड़। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ प्लस फ्री रिजर्व 3.75 करोड़, यानी कि टोटल इक्विटी शेयर फंड्स कितने हो गए, 13.75 करोड़। अब ROE निकालते हैं। हमारी इस साल का प्रॉफिट कितना है, 2.5 करोड़। ठीक है, और इक्विटी शेयर फंड्स हमारे कितने हैं, 13.75 करोड़। तो हमारा फार्मूला क्या है, EAE डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर फंड्स, यानी EAE क्या है हमारा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। यहाँ कितना है हमारा, 2.5 करोड़ डिवाइड बाय 13.75 करोड़, यानी कि 18.18% हमारा ROE आ गया। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।